फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका पहला पार्ट जो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसका हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी। मेनली उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी 1848 में। तो उसकी जो फर्स्ट पेंटिंग थी उसका जो नाम था वो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स था, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको उन्होंने फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी। इसमें क्या था कि जो फ्रेडरिक सोरियो थे, उन्होंने एक यूटोपियन उनका विज़न था। उस यूटोपियन विज़न से उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। इसमें क्या था कि जितनी भी कंट्रीज़ वर्ल्ड की थी वो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक होने के लिए वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वहाँ से वो सब मार्च कर रहे थे, एक लंबी सी लाइन बनाए हुए थे रेलगाड़ी की तरह। ठीक है, अपने अपने कंट्रीज़ का फ्लैग लिए, ठीक है, अपने कंट्रीज़ का जो ड्रेस है उसको पहनकर, और जितने भी जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी पहले मोनार्कियल जो रूलर्स थे या जो उनके सिंबल्स थे, उनको जो है नीचे अर्थ पे जो सेटर्ड सब पड़े हुए थे, सब बिखरे पड़े हुए थे, और ऊपर से जो जीसस क्राइस्ट थे, एंजल्स थे एंड जो सेंट्स थे वो इन लोगों को ब्लेस कर रहे थे। ठीक है, तो जिसमें क्या था, फ्रांस जो है वो ऑलरेडी जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुका था। मतलब वहाँ पे रिपब्लिक और जो डेमोक्रेसी है, वो जो फ्रांस था वो एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। वो किसमें, जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें। और ये पेंटिंग कब बनाई थी, 1848 में। ओके, और 1789 में हमको पता है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। उसके बाद फिर से जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो उसमें वहाँ फिर से मोनार्की आ जाता है। ठीक है, और फिर 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू में जब नेपोलियन हार जाता है प्रेप कंट्रीज से, तो वहाँ पे क्या है, फिर से कंजर्वेटिज़म आ जाता है, यानी मोनार्कियल सिस्टम फिर से आ जाता है। और फिर फाइनली जाके 1848 सॉरी हाँ यस 1848 में जो है फ्रांस जो है फिर से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। तो ये सब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पढ़ा था एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे या वहाँ के जो लोग थे, उनके बीच में एक आइडिया आया था, आइडिया ऑफ नेशन का, कि हम लोगों को एक नेशन बनाना चाहिए। और हम लोगों को पता ही है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से 3 जो मेन आइडियाज़ थे वो कौन से थे, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 जो आइडियाज़ थे, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हुए थे। तो इन 3 आइडियाज़ से क्या हुआ कि जो लोग थे फ्रांस के, उनमें एक फीलिंग आने लगी, वननेस की फीलिंग आने लगी, कॉमननेस की फीलिंग। तो जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो नेशन होता है, नेशन एक बनने की उम्मीद जगती है कि चलिए अब क्या होगा कि अब जो है जो कंट्री है वो एक नेशन बन जाएगा। और मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है, पहले वीडियो में बताया है कि नेशन में और कंट्री में डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था आइडिया ऑफ नेशन के लिए, न केवल फ्रांस में बल्कि जितने भी कंट्रीज़ थे यूरोप की, वहाँ सब जगह जो है फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था वहाँ पे जो आइडियाज़ ऑफ नेशन आए थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, और भी कंट्रीज़ में ये सेम आइडिया इमर्ज होने में। चलिए देखते हैं कैसे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यानी कि जब 1789 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ से जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो वहाँ से इमर्ज हुई। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। यानी 1789 तक जो फ्रांस था वहाँ पे मोनार्की थी,
और वहाँ का जो राजा था वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है कि जैसा राजा कहेगा, जो जैसा जैसा राजा कहेगा वैसा उस कंट्री का रूल होगा, वैसा ही उस कंट्री में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उसके जो ऑर्डर होंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ सब कुछ होगा। फिलहाल जो राजा होगा, राजा विल बी द गॉड ऑफ द कंट्री, जो राजा कहेगा वही होगा, वो होता है एब्सोल्यूट मोनार्क। ओके, तो अब क्या हुआ, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यानी फ्रांस में 1789 तक जो मोनार्की थी उसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, कई रीजन से वहाँ के लोग अपसेट हो गए थे। क्लास 9th में ये हम लोग पढ़े थे। तो अब क्या था, जब वहाँ के जो लोग थे वो फेडअप हो गए थे मोनार्कियल सिस्टम से, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट ये निकला कि जो मोनार्कियल सिस्टम था वो हट गया। अब सोवरेंटी मिल गई फ्रांस को, और जो फ्रांस को अब जो गवर्न करा था वो फ्रांस के सिटीजन्स कर रहे थे। हमने पढ़ा था डायरेक्टरी के बारे में। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि रिवोल्यूशन से लोगों को ये पता चला कि ये लोग ही हैं किसी भी कंट्री के, जो उस कंट्री को एक नेशन में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उस कंट्री की जो डेस्टिनी है उसको तय कर सकते हैं कि इस कंट्री का क्या होगा। क्योंकि कंट्री या कोई भी नेशन, अगर जो वहाँ लोग ही नहीं होंगे तो ना कोई कंट्री होगी, कंट्री तो होगी पर नेशन नहीं होगा। जब वहाँ पीपल ही नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज होगा, नेशन का आइडिया कैसे इमर्ज होगा। तो आगे पढ़ते हैं। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। अब जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ तो ये जाहिर है कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन या कहीं किसी भी कंट्री में रिवॉल्यूशन होगा तो रिवॉल्यूशन करने वाले हमेशा रिवॉल्यूशनरीज ही होंगे। ओके, रिवॉल्यूशनरीज होंगे, कहीं ना कहीं उनके जो आइडियाज़ होते हैं उन्हीं के कारण जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स एंड जो प्रैक्टिसेस थी उनको इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि जो फ्रांस के जो पीपल हैं उनके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए कि हम लोग एक हैं, हम लोग किसी न किसी तरह से एक हैं। ऐसे आइडियाज़, ऐसे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा लिए गए। जैसे कि पहला था द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री मीन्स होता है द फादरलैंड। तो जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया ला पैट्री का। इसका मतलब होता है कि द फादरलैंड। ली सिटोयन मीन्स द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने एम्फेसाइज मीन्स जोर दिया यूनाइटेड कम्युनिटी पर और उनके इक्वल राइट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में इक्वल राइट्स किसी भी एक यूनाइटेड कम्युनिटी को दिए जाएं, इस पे उन्होंने एम्फेसाइज किया। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर, एक नया फ्रांस का फ्लैग बना ट्री कलर, मतलब उसमें 3 कलर का था। वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी जो पहले का फ्रांस का फ्लैग था उसको अब रिप्लेस करके एक नए फ्रेंच फ्लैग में जो ट्री कलर का था उससे रिप्लेस कर दिया गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, यानी जो स्टेट जनरल था उसका जो न्यू नेम था वो उसका नेशनल असेंबली कर दिया गया। लेकिन वो अभी भी एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट होती थी। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो स्टेट जनरल था उसमें जो उसके जो इलेक्टर्स होते थे, यानी उसके जो गवर्निंग पीपल होते थे उनको जो इलेक्ट कर सकते थे वो कौन कर सकते थे? एक्टिव सिटीजन्स। और एक और थे पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में मेनली कौन कौन आते थे? पैसिव सिटीजन्स में नॉन जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और चिल्ड्रेन एंड वुमेन, इन 3 लोगों को पैसिव सिटीजन्स की क्राइटेरिया में रखा गया था। तो उन लोगों को वोट देने का कोई राइट नहीं था। और एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन्स होते थे, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग, यानी सभी मेन नहीं होंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी जिनके पास होगी वही एक्टिव सिटीजन्स में आएंगे और वही सिर्फ स्टेट जनरल की जो वोटिंग होगी उसमें अपना वोट दे सकते थे। तो जो अब स्टेट जनरल था उसका अब नया नाम कर दिया गया नेशनल असेंबली, जिसे अब भी एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड और टेकन इन मैट्री
एंड मार्टिस कमेमोरेटेड, यानी अब नए सॉन्ग्स कंपोज किए गए, ओथ यानी शपथ ली गई बहुत सारी कि हम अब नेशन बनाएंगे। ओके, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कई सारे स्टेप्स लिए। जिस तरीके से भी कंट्री को यूनाइट किया जा सकता था उन्होंने वो सारे लगभग मतलब सारी कोशिशें की यूनाइट करने की। ओके, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। अब यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है कि द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो फ्रांस था वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जो लॉज थे, जैसे यहाँ पे कोई लॉ इलीगल है, ये मान लीजिए फ्रांस है, यहाँ पे कोई लॉ इलीगल है तो आप यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे वो इलीगल हो जाएगा, और जो यहाँ पे लीगल होगा आप यहाँ चले जाइए यहाँ इलीगल हो जाएगा। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो अब यह क्या बता रहा है कि अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे क्या था कि पूरे फ्रांस में एक ही सिस्टम था, एक ही लॉ था, जो लॉ एक जगह फॉलो किया जा रहा है वो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा। ओके, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ यानी कि ये फ्रांस है, मान लीजिए फ्रांस है तो यहाँ पे अगर ये उसके स्टेट से मान लीजिए बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से जाने में जो टैक्स लगता था उसको क्या है एबोलिश कर दिया गया। ओके, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। एक और बात है कि जो फ्रांस था वहाँ पे इस पार्टिकुलर एरिया में जो मेजरमेंट था, किसी भी वेट का मेजरमेंट या किसी भी और चीज़ का मेजरमेंट, मान लीजिए कि यहाँ जो चावल है वो 3 रुपये किलो है, तो पता चला आप यहाँ जाएंगे, एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, यहाँ पे इस एरिया में इसके बराबर था, लेकिन अब अगर जो इस एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे 1 किलो इज इक्वल्स टू 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स, ये भी ग्राम्स, यानी कहीं पे 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है, कहीं 1 किलो 1500 ग्राम के बराबर है, यानी कोई इक्वालिटी नहीं थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। ओके, तो वो क्या है अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है वो अब अडॉप्ट कर लिया गया, यानी अब जितने भी फ्रांस में जितने भी टेरिटरीज़ हैं, किसी भी बॉर्डर को अगर आप क्रॉस करेंगे तो जो यूनिट होगी वो हमेशा सेम रहेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी जो फ्रांस था उसमें कई सारी जो लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी, लेकिन इन सभी जो लैंग्वेजेस थी इनकी जगह पे अब फ्रेंच को, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको अब एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी जितने भी ये फ्रांस की टेरिटरीज थी इनकी एक कॉमन लैंग्वेज बन गई फ्रेंच, यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other peoples of Europe to become nations। यानी कि जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज जिन्होंने फ्रांस में इतने सारे जो मेजर्स थे, इतने स्टेप्स थे, कम्युनिटी कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल के मतलब फ्रेंच पीपल जो थे उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के। तो अब फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे वो ये कह रहे थे, ये डिक्लेयर कर रहे थे कि फ्रांस का तो हो गया, ओके गुड डन, लेकिन जितने अदर कंट्रीज़ हैं यूरोप के जितनी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जो फ्रांस में जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं वो सारे स्टेप्स अदर कंट्रीज़ में भी फॉलोअप किए जाने चाहिए, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो पीपल हैं उनको भी मोनार्कियल सिस्टम से राहत मिल सके, ठीक है, और उनको भी राइट्स मिल सकें। क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता था, जो राजा होता था जैसा राजा चाहता था वैसा ही होता था, और ये ज़रूरी नहीं कि जो राजा चाहे वो जैसा करे वो लोगों के लिए सही रहे। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs।
हमने क्लास 9th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब जितने भी जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप में ना, तो ये फ्रांस यहाँ पे मान लीजिए फ्रांस ये है, तो यहाँ के जो आइडियाज़ हैं, जो स्टेप्स लिए गए रिवोल्यूशनरीज़ के द्वारा, उनको अब अलग अलग कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मिडिल क्लास, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उसमें उसके जो मेंबर्स थे, उन्होंने हर कंट्रीज़ में एक जैकोबिन क्लब, एक या एक से अधिक जो है जैकोबिन क्लब्स सेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? ताकि जो फ्रांस में जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए लोगों के बीच में, वो जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ तक पहुँचाया जा सके और उन कंट्रीज़ को भी लिबरेट किया जा सके मोनार्कियल सिस्टम से। ओके, देयर एक्टिविटीज़ ऑफ कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। अब जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज़ थे, उनके जो आइडियाज़ थे वो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ के आइडिया यूरोप के अन्य कंट्रीज़ में कौन पहुंचा रहा था? मिडिल क्लास पहुंचा रहा था। कैसे? जैकोबिन क्लब्स को इस्टेब्लिश करके, ठीक है, कई सारे जैकोबिन क्लब्स या बहुत सारे क्लब्स को इस्टेब्लिश करके जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी वाले आइडियाज़ को यूरोप के अदर कंट्रीज़ में पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो आर्मी थी उसके लिए ईजी हो गया किसी भी यूरोप की कंट्री में जाना आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि अब फ्रांस में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था मोनार्कियल सिस्टम से, एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया वो फ्रांस। तो उसका जो फ्रांस जो था, फ्रांस की जो आर्मी थी, उसका यूरोप के अन्य कंट्रीज़ जो थी वहाँ पे स्वागत हो रहा था। क्यों स्वागत हो रहा था? क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ थी वो ये सोच रही थी कि चलिए ये हमारे लिए एक रामदूत है, मतलब ये हमको भी, यानी हमारी कंट्री को भी, जो फ्रांस है वो हमारी कंट्रीज़ को भी मोनार्कियल सिस्टम से फ्री कर देगा और हम लोग भी रिपब्लिक बन जाएंगे। इसलिए जितने भी अदर कंट्रीज़ थी यूरोप की, वो फ्रांस की आर्मी का स्वागत कर रही थी। और स्वागत कर रही थी ऐसा क्यों? मिडिल क्लास के कारण, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे। फ्रांस में जो आइडियाज़ इमर्ज हुए थे, उन आइडियाज़ को मिडिल क्लास जो है पूरे यूरोप में स्प्रेड कर रहे थे, जिससे फ्रांस की जो आर्मी थी उसके लिए ईजी हो गया किसी भी यूरोप की कंट्री में जाना। जैसे कि फ्रेंच आर्मी जो थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के जो है इटली के भी बहुत ज़्यादा पार्ट में जो 1790s में है फ्रेंच आर्मी वहाँ पे गई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने हॉलैंड तो यूरोप में अभी नहीं सुना होगा कहीं भी। हॉलैंड जो है इस समय हॉलैंड का जो न्यू नेम है वो है नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड। हॉलैंड मीन्स नीदरलैंड एंड बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। वैसे अगर आप इस चैप्टर को ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको एक यूरोप का मैप लेना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है और वो हॉलैंड यानी नीदरलैंड कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया कहाँ है, इटली कहाँ है, ये आपको मैप से पता चल जाएगा। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। जैसा मैंने भी बताया कि हर कंट्रीज अब जो फ्रांस था उसकी जो आर्मी थी उसका हर कंट्री स्वागत कर रही थी, किस होप में कि वो हमको भी अब फ्री कर देगी मोनार्कियल सिस्टम से और हम भी रिपब्लिक बन जाएंगे, हमें भी राइट्स मिल जाएंगे फ्रांस के सिटीजन्स की तरह, ठीक है। तो जो फ्रेंच की आर्मीज़ थी वो फ्रांस के जितने भी आइडियाज़ थे कलेक्टिव बिलोंगिंग का या मोनार्कियल सिस्टम को हटाने का, वो सभी आइडियाज़ को अब, या नेशनलिज्म का आइडिया आप कह सकते हैं, नेशनलिज्म का आइडिया क्या है, अदर जो कंट्रीज़ थी यूरोप की वहाँ तक स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कौन? फ्रेंच आर्मी। ओके, यानी फ्रेंच आर्मी स्टार्ट कर दिया, यानी इस समय फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ही तो वो रिपब्लिक बना होगा, ठीक है। तो जब वो रिपब्लिक बन गया
उसके कुछ साल तक डायरेक्टरी जो थी फ्रांस की उसने रूल किया। उसके बाद 1799 में नेपोलियन आ गया, जो कि 1815 तक उसने रूल किया। तो यानी 1799 के पहले कौन था? डायरेक्टरी थी, ठीक है। और फिर नेपोलियन आता है, और 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है। तो ये 10 साल का पीरियड है यहाँ पे। और फ्रांस जो है शायद 1792 में रिपब्लिक बन जाता है, 1792 में। तो फिर 1792 से और 1789 तक डायरेक्टरी रूल करती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल नेपोलियन बोनापार्टे आ जाता है 1799 में डायरेक्टरी को ओवरथ्रो करके, जिसको हम तख्ता पलट बोलते हैं, और फिर 1780 तक वो रूल करता है। तो चलिए देखते हैं उसके अंडर में भी जो फ्रांस है उसका पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियो कैसा होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, ठीक है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे नॉर्वे एंड स्वीडन हो गया, यहाँ पे रशियन एम्पायर हो गया। ये रशियन एम्पायर में पोलैंड पहले था, यानी ये देख लेते हैं कब का है। ये 1815 का है। यहाँ पे देखिए 1815 का है। आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसके बाद का ये मैप है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन, सॉरी हमको लग रहा है हमने मिस कर दिया कुछ, Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. मैंने बोला अभी कि 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया और ख़ुद वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, यानी मोनार्किकल सिस्टम को फिर से ला गया। रिपब्लिक सिस्टम जो था अभी चल रहा था वो ख़त्म हो गया, मोनार्की फिर से स्टार्ट हो गई अंडर नेपोलियन बोनापार्टे। तो जब 1790 में नेपोलियन वहाँ फ्रांस का रूलर बना, तो उसने कई सारे फ्रांस में रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो उन्हीं रिफॉर्म्स को जो फ्रेंच की आर्मीज़ थी वो हर कंट्रीज़ में स्प्रेड कर रही थी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। सॉरी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोनार्की को जो नेपोलियन था वो फिर से ला दिया था डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। लेकिन क्या था कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। यानी जो नेपोलियन था उसने डेमोक्रेसी भले ही हटा दी थी, मोनार्की फिर से ला दी थी, लेकिन उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जो कि बहुत ही सही थे और ज़रूरी थे, और जिससे जो है फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो बेटर हुई। देखते हैं कौन कौन से उसने चेंजेस किए, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। द सिविल कोड ऑफ 1848 बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको बनता है। तो जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए फ्रांस में, ठीक है, उन सभी रिफॉर्म्स को नाम दिया गया सिविल कोड ऑफ 1804। इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड क्या है। ये रिफॉर्म्स हैं नेपोलियन के द्वारा किए हुए फ्रांस में, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स थे इस नेपोलियन कोड में, कौन कौन से रिफॉर्म्स नेपोलियन के द्वारा किए गए। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all privileges based on birth। यानी जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी मेनली। कौन कौन सी? क्लर्जी थी, और मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ओके। तो उसमें जो थी क्लर्जी जैसे थे उनको प्रिविलेजेस मिलती थी बेस्ड ऑन बर्थ मतलब उनका अगर जो क्लर्जी कैटेगरी में या उसमें बर्थ होता है क्लर्जी में, तो उनको प्रिविलेजेस मिलती थी।
एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और क्या था कि उसने, जो नेपोलियन था, उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, किसी भी पर्सन की राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको सिक्योर किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, यानी फ्रांस के अलावा, ये फ्रांस है, इसके अलावा जितने भी और भी टेरिटरीज थी जो फ्रांस के अंडर में आती थी, जिसको नेपोलियन ने एनेक्स किया था, जीता था, ठीक है, उन सभी टेरिटरीज़ में भी ये जो रिफॉर्म्स थे, नेपोलियनिक सिविल कोड के जितने भी रिफॉर्म्स थे, वो फ्रांस में तो इंट्रोड्यूस हो ही रहे थे, और ये जितने भी उसकी एनेक्स्ड कंट्रीज थी, जीती हुई टेरिटरीज़ थी, वहाँ भी ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे नेपोलियन के द्वारा। आगे देखते हैं। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। Okay, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था नेपोलियन के द्वारा लिया हुआ, कि उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में ये होता था कि जो क्लर्जी लेवल के जो लोग थे, क्लर्जी सोसाइटी में जो डिवीज़न था क्लर्जी का, उन लोगों को क्या होता था, उन लोगों को टैक्स देते थे, जो बिजनेसमैन क्लास हो गई, ठीक है, तो कि जैसे पीजेंट्स हो गए, वो लोग, उनको टैक्स देना पड़ता था फ्यूडल सिस्टम में, तो उसको एबॉलिश कर दिया। ओके, एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, और जो पीजेंट्स थे उनको फ्री कर दिया सर्फडम से। सर्फडम क्या होता है? किसी भी पीजेंट से ज़बरदस्ती वर्क करवाना और उसको वेजेस भी ना देना, उसको बोलते हैं सर्फडम। एंड मेनोरियल ड्यूज इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉर इम्प्रूव्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था कि उसने, जो नेपोलियन था, उसने अपने नेपोलियनिक कोड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। तो जब आप इसका इम्पोर्टेंस शायद ही समझते हो कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। चलिए इसको समझते हैं। ये फ्रांस है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी अब यहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ इसके कई सारे रीजन्स होंगे, फ्रांस में बहुत सारे रीजन्स होंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के कई सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, कोई गुड है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है हमें, तो उसके लिए हमको ले जाने के लिए किसी भी एक व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही होगा तभी तो हम यहाँ से यहाँ तक ले पाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने के लिए रोड्स बननी चाहिए। जैसे अगर जो आपको रेलगाड़ी से ले जाना है तो उसके लिए रेल्स की जो पटरियाँ होती हैं उनको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेल्स की पटरियाँ बनी, सड़कें बनी, ठीक है। और जो है इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था नेपोलियन के द्वारा लिया गया। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब ये इतने सारे अच्छे स्टेप्स लिए गए नेपोलियन के द्वारा, ये बहुत ही पसंद किए गए लोगों के द्वारा। उन्होंने समझा, उन्होंने नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो किया था, मोनार्कियल सिस्टम लाया था, उससे वो लोग परेशान नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन ने इतने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए जिससे वो लोग खुश थे, सभी खुश थे। फ्रांस के जितने भी पीपल थे सभी खुश थे। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. कैसे? Improvement in transportation and communication system. ओके, एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, यानी जो वेट्स एंड मेजर्स मैंने भी बोला था ना कि इस फ्रांस के इस टेरिटरी में या इस रीजन में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और दूसरी टेरिटरी में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1500 ग्राम्स।
तो वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी इक्वल कर दिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था अभी, ठीक है। तो यानी चाहे वो पीजेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वर्कर्स हो, हर कोई नेपोलियनिक कोड से हैप्पी था, हर कोई खुश था, हर लोग चाहते थे कि अच्छा है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउएवर इन द एरियाज कन्क्वायर्ड, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी 100% राइट नहीं होता, तो वैसा नेपोलियन के साथ भी हुआ। क्या हुआ? हुआ ये कि हाउएवर इन द एरियाज कन्क्वायर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड यानी नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सा। द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, and forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो दिक्कत यही थी कि जो नेपोलियन था, अब वो नेपोलियन जो था वो नेपोलियनिक कोड में जितने भी इम्प्रूवमेंट उसने किए सभी उससे हैप्पी थे, ओके। लेकिन नेपोलियन चाहता था कि यूरोप के जितने भी टेरिटरीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको कन्क्वेयर कर ले, उनको जीत ले। तो अब उसके लिए उसको क्या नीड थी? उसके लिए उसको आर्मी की नीड थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी। तो अब आर्मी को अब अगर जो स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आर्मी में आपको भर्ती करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और अगर जो आपके पास टेक्नोलॉजी है तो वो तो अलग हो गई, लेकिन अगर जो आपके पास पीपल ही नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा? तो नेपोलियन ने क्या किया कि टैक्सेशन बढ़ा दिया। अब भाई जब आप किसी कंट्रीज़ को एनेक्स करते हैं तो आपका लॉस होता है, आपकी आर्मी का लॉस होता है, ठीक है, आपके रिसोर्सेज का लॉस होता है। तो उसके लिए आपकी जो इकोनॉमी है वो फॉल डाउन कर जाएगी, तो उसने टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दिया। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होता है कि जैसे कोई भी अगर जो आप चीज़ मार्केट में पब्लिश करने जा रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, मीडिया वाले अगर जो कुछ कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको आपको सबसे पहले नेपोलियन को चेक कराना पड़ेगा। यानी अगर नेपोलियन उसको कहता है कि आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर जो नेपोलियन कहता है ये नहीं कर सकते, तो फिर वो नहीं जाएगा, वहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सेंसरशिप। यानी सेंसरशिप मतलब किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको चेक करवाना, या किसी भी रूलर से, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेपोलियन रूलर था तो उससे चेक करवाना पड़ता था। तो टैक्सेशन हो गया, सेंसरशिप हो गया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़, यानी ज़बरदस्ती लोगों को फ्रांस की आर्मी में भर्ती करना। क्यों? ताकि आर्मी स्ट्रॉन्ग हो, आर्मी का जो लॉस हो रहा है किसी भी टेरिटरी को एनेक्स करने में, उसको फुलफ़िल किया जा सके और फ्रेंच की आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। लिखा यहाँ पे रिक्वायर्ड टू कन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी जितना भी यूरोप था उसको कन्क्वेयर करने के लिए ये चीज़ें तो मस्ट थी। आल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सभी जो उसने रिफॉर्म्स किए थे उस पर ये जो चीज़ें नेपोलियन ने किया ये जो है उस पर भारी पड़ रहा था। तो आगे का जो नेक्स्ट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हों तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स आपके हों वो क्लियर करने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट जो आगे का चैप्टर है उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद, ओके।